देखो सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सी फ्रेम स्टडी किया था, और उसी सी फ्रेम के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस और भी दिए थे ट्राई करने के लिए, जो तुम्हारे सामने है। तो इनको और देख लेते हैं कैसे करना है। जैसे पहले केस में कह रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी बॉल की क्या होनी चाहिए जिससे वो बॉल वेज के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। अब एक बात ये बताओ कि अगर हम चाहते हैं कि बॉल वेज के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे, तो एक काम करते हैं कि पहले उसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा देते हैं। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये बॉल यहां पहुंचे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो बॉल के पास मिनिमम वेलोसिटी के लिए अपवर्ड वाला वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। और इस मोमेंट तक तुम ध्यान से देखो, तो क्या ये वेज भी चल रहा होगा v1 वेलोसिटी से, और ये बॉल भी इसके साथ साथ v1 वेलोसिटी से चल रही होगी। वेज यस के सर। रिस्पेक्ट में बॉल रेस्ट पे आ चुकी है। देखो ध्यान से। तो अब ये बताओ कि इस वक्त इस सिस्टम की जो भी काइनेटिक एनर्जी है, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है? क्योंकि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। चेक करो, तो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, तो यही वीसीएम भी होगा। क्यों भाई? तो अभी जो भी काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, वो काइनेटिक एनर्जी है किसकी? सेंटर ऑफ मास की। और पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कंप्लीट थी। तो जो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई वो किस में बदल गई होगी? तो ऐसे बोल सकते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई होगी, mgh। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, वो बाद में पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को हम लोग लिखते हैं हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। म्यू की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ पे म्यू बनेगा स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और वी रिलेटिव का मतलब होगा वी नॉट स्क्वायर। यू लिखा हुआ है, उसको यू लिख दो, एंड दिस इज इक्वल टू एम जी एच। तो तुम यहां से देखोगे तो यू की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। बस हो गया आंसर। कितना आएगा देखो, अंडर रूट ऑफ 2m प्लस एम जी एच एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। देखो पहले भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, बट इसमें क्या था कि इसमें हमको पहले जो है मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ा था। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के हम लोगों ने v1 निकाला था, और फिर टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हमने इनिशियल यू निकाला था। यहां पे हम लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया कि जो भी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो डायरेक्टली बस सीधे सीधे कन्वर्ट कर दिया, यू आ गया। क्लियर है प्रॉब्लम? ये बताइए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये बुलेट इससे टकरा रही है, और ये बुलेट जो है इस ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो जा रही है। तो अब ये बताओ कि जब ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, तो क्या ये बुलेट प्लस ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा? क्यों भाई? जब ये बुलेट गेट्स एम्बेडेड हो जाएगी, तो क्या ये ब्लॉक जो है कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा? तो यहां भी यही बात बोल सकते हैं कि ये जो कॉमन वेलोसिटी है अगर, तो ये एक तरह से वीसीएम है। तो इसके पास जो एनर्जी बची है, वो जो बची एनर्जी है वो सिर्फ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो। तो इसका मतलब है कि जो खर्च हो गई है वो कौन सी एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी इसकी खर्च हो गई है। तो जो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास बची है इसके पास, वही एनर्जी बाद में स्प्रिंग की एनर्जी में बदलेगी। वही एनर्जी बाद में स्प्रिंग की एनर्जी में बदलेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस केस में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कन्वर्टेड इनटू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए या तो तुम वीसीएम निकालो, या एक तरीका ये है कि टोटल एनर्जी में से इंटरनल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो। टोटल में इंटरनल अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो भी जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही बचेगा। तो ये सीधे सीधे हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से तुम्हें एक्स मैक्स मिल जाएगा, निकाल लो। देखो देखो क्यों ऐसा किया, बताओ क्लियर है या नहीं? इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी
of system remaining is kinetic energy of center of mass, and kinetic energy of center of mass which will be converted into potential energy of spring, देखो निकाल के क्या आएगा। अरे समझ में नहीं आया। देखो जब ये इससे कोलाइड हुआ तो कोलाइड होने के बाद ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे या नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। गेट्स इम्बेडेड का क्या मतलब हुआ? द बुलेट गेट्स इम्बेडेड का मतलब हुआ कि ये इसके अंदर आ गई है और अब ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से जा रहे हैं तो क्या ये जो वेलोसिटी है ये वीसीएम नहीं होगी? यस सर। वीसीएम होगी। यानी अभी जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बची है कोलिजन के बाद, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और अब ये इसको कंप्रेस करेगा तो यही काइनेटिक एनर्जी तो स्प्रिंग एनर्जी में बदलेगी। मतलब हम लोग कोलिजन में जो एनर्जी लॉस हो गया उसको भी कंसीडर करेंगे। कोलिजन में जो एनर्जी लॉस हो गया है वो इंटरनल एनर्जी था, अब जो स्प्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है वो बल्क एनर्जी है। तो कई बार क्या होगा, जो कन्वर्ट होगा, जो लॉस हो जा रहा है वो कई बार इंटरनल एनर्जी होगा, कई बार क्या होगा कि जो बचेगा एनर्जी वो सेंटर ऑफ मास का एनर्जी होगा यानी बल्क एनर्जी होगा। इतना तुमको विजुलाइज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन सी एनर्जी है। तो उसके लिए मैंने सिंपली एक जो है ये वाला एक एडिशनल डायग्राम बना लिया कि इन दोनों के पास जो वेलोसिटी बच रही है, क्योंकि वो कॉमन वेलोसिटी है और वो कॉमन वेलोसिटी ही वीसीएम है, तो अभी इस वक्त जो एनर्जी है इनके पास वो कौन सी एनर्जी है, इंटरनल है या बल्क है? तो अब इनके पास जो एनर्जी बची है वो बल्क एनर्जी बची है। इंटरनल वाली एनर्जी लॉस हो गई कोलिजन में, इंटरनल एनर्जी कोलिजन में लॉस हो चुकी है, तो बल्क एनर्जी बची है, तो बची हुई बल्क एनर्जी को हमने पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। इसके ऊपर वाले प्रॉब्लम में बाद में जो काइनेटिक एनर्जी बची थी ये कितनी बची थी, ये काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की बची थी, तो पोटेंशियल में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट कर दी हम लोगों ने, तो इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दी। सिचुएशन अलग है ना थोड़ी सी, बताओ। यस सर, बस वही डाउट हो रहा था, जैसे हम लोग पहले करते थे तो वहां पे हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी कंसीडर नहीं करते थे, हम लोग मानते थे कि बस वो मतलब इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बराबर फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऐसा होगा। हाँ, यहाँ पर वैसा नहीं। यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन है ना, यहाँ पे हाँ यस। कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है। तो सर ये सब चीजें क्वेश्चन में लिखी होंगी ना, कुछ नहीं, इनलास्टिक है या। जितना लिखा है मैंने उतना ही लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा। ये तो तुम्हें पता करना है, कोलिजन इन इलास्टिक है मतलब डेफिनेटली एनर्जी का लॉस हो रहा है। जब हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे ये सब इलास्टिक इनलास्टिक तब पहचान पाएंगे। तब तो पहचान लोगे, ठीक है। यस सर। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो प्रोजेक्टाइल है ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से मास के, 1 kg एंड 4 kg, और ये दोनों पार्ट एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली मूव अवे हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। और कह रहा है कि ड्यूरिंग एक्सप्लोजन में जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है वो डबल हो गई। तो डबल कैसे हो गई होगी, तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी इसके पास रही होगी उतनी एनर्जी एक्सप्लोजन से और क्रिएट हो गई, जिससे कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की डबल हो गई है। तो हमें बताना है कि दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा जब ये दोनों जो है फ्रेगमेंट ग्राउंड पे टकराएंगे। अगर तुम इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम में करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी पड़ेगा, कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसमें क्या है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बहुत आसानी से होगा, देखते जाओ। जैसे मान लेते हैं कि ये 5 kg का मास है, ध्यान से देखना, और हाईएस्ट पॉइंट पे ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे ये 20 cos 60 से जा रहा होगा। 20 cos 60 का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड। बताओ, अब मुझे ये बताओ इसके पास जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, बल्क एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी है? बल्क एनर्जी। ये सिर्फ बल्क एनर्जी है,
और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ कि दो पार्टिकल बन गए, एक बन गया सपोज 2 kg और एक बन गया सपोज 3 kg, और ये दोनों पार्टिकल जो है एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, मान लो ये V2 से जा रहा है और ये V1 से जा रहा है। तो सर अब 1 और 4 kg दिया हुआ है। सॉरी 1 और 4, ठीक है, 1 kg एंड 1 kg एंड 4 kg। तो अब मुझे ये बताओ कि बाद में जो इनके पास एनर्जी है वो कौन सी है, बल्क है, इंटरनल है, या दोनों है? सर दोनों होगी। क्योंकि जो बढ़ गई है एनर्जी, एक्सप्लोजन से जो एनर्जी इंक्रीज हुई है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि बल्क एनर्जी तो सेम रही होगी, जो इंक्रीज हुई है वो इंटरनल एनर्जी है। तो हम एक काम करते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम सॉल्व करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम ऐसे बोल सकते हैं, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम will be equal to internal kinetic energy of the system। अच्छा, इंक्रीज कितना हुआ है? तो पहले जो था उतना ही और बढ़ गया। तो पहले कितना था एनर्जी इसके पास? तो पहले था हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और बाद में इंटरनल एनर्जी क्या लिखेंगे? तो मान लेते हैं कि ये जो V1 V2 लिए हमने, ये V1 V2 सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड से नहीं है। तो सी फ्रेम से अगर लिखेंगे तो हाफ म्यू कितना बनेगा? तो म्यू होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव। तो वी रिलेटिव होगा V1 प्लस V2 होल स्क्वायर। तो तुम यहां से एक काम करो, V1 प्लस V2 की वैल्यू बताओ क्या आती है सॉल्व करके। सबसे पहले मैंने जो V1 V2 लिए हैं वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिए हैं, ठीक है, उस वक्त सेंटर ऑफ मास वही होगा। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखने पे एक V1 से इधर जा रहा है, एक V2 से इधर जा रहा है। तो V1 प्लस V2 कितना आएगा, इससे निकाल के बताओ। क्यों भाई, कितना आता है? 25। V1 प्लस V2 आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ, इन दोनों फ्रेगमेंट्स को ग्राउंड पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो टाइम ऊपर जाने में लगा था वही टाइम नीचे आने में लगेगा, हॉरिजॉन्टली सेपरेट हुए ना। तो ऊपर जाने का टाइम हम लोग निकाल सकते हैं u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। 2u साइन थीटा की बजाय u साइन थीटा लगा दिया, आधा टाइम ले लिया। तो ये कितना आएगा? ये आएगा √3 सेकेंड। अब ये बताओ कि दो पार्टिकल हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं V1 V2 से, और √3 सेकेंड में हमें बताना है कि जब ये ग्राउंड पे आएंगे तो इनके बीच में सेपरेशन क्या होगा। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो V1 प्लस V2 इंटू टी होगा, क्यों भाई? और V1 प्लस V2 लिखेंगे 25 और 25 √3, दैट्स इट, हो गया आंसर। क्योंकि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन तुम सी फ्रेम से निकालो या वो ग्राउंड से निकालो, दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन तो चेंज नहीं होगा ना। दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के कैलकुलेट करो या ग्राउंड से कैलकुलेट करो, सेम ही आएगा। यस सर। सर इसमें एक डाउट है कि सर जो हम लोगों ने इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बराबर काइनेटिक एनर्जी इंटरनल कर दिया। सर हाँ, यहाँ पे मतलब हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि सारी इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो जो एक्सप्लोजन से इंक्रीज हो रही है वो इंटरनल ही इंक्रीज होगी, क्योंकि नहीं सर, मतलब पूरी इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रैक्शन हो उसका, कुछ ऐसा होता है? पहले इंटरनल एनर्जी जीरो थी ना। पहले इंटरनल एनर्जी क्या थी? तुमने बोला कि पहले जो एनर्जी है वो बल्क एनर्जी है, और बाद में जो एनर्जी है वो बल्क एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी है। तो जो बढ़ी है वो कौन सी एनर्जी बढ़ी है? बल्क एनर्जी तो चेंज हुई नहीं है। एक्सप्लोजन से बल्क एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं सर। तो एक्सप्लोजन से जो एनर्जी बढ़ी है नहीं होगी सर। इंटरनल एनर्जी है। क्लियर है या नहीं, बताओ। मतलब उसके पास पहले इंटरनल एनर्जी नहीं थी, बाद में आ जाएगी। हाँ, यस सर, आ जाए।
ये भी आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन ही है, और तुम देखो कि ज्यादातर जगह बुक्स में जो सॉल्व है ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व है, पूरा एक पेज में सॉल्व है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा, क्लास में जो कराया था वैसे ही है। यस सर, ये दोनों हो गए। तो मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, देख लो। मैक्सिमम और मिनिमम एक्सटेंशन निकालने के लिए तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हाफ म्यू, म्यू हो जाएगा 1 × 2/1 + 2, और वी रिलेटिव स्क्वायर, वी रिलेटिव की वैल्यू 9 - 3 बनेगी, क्यों भाई? तो यहाँ से एक्स मैक्स कितना आता है, बोलो एक्स मैक्स कितना आया, निकाला होगा ना। और फिर बी पार्ट में अगर हम इसका वीसीएम निकालें तो वीसीएम होगा 1 × 9 + 2 × 3/1 + 2, तो वीसीएम की वैल्यू आएगी 5 मीटर/सेकेंड। और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम इन दोनों की वेलोसिटी लिखें तो विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम 1 kg की जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी आएगी, अब 9 है और 5 से देख रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी आएगी -4 से +4। और वेलोसिटी 2 kg की लिखेंगे अगर सी फ्रेम से, तो सी फ्रेम से उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, क्यों भाई? सी फ्रेम से उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, -2 से 2, -2 से 2 आएगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1 kg का मैक्सिमम क्या होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 1 kg का मैक्सिमम चाहिए, तो 1 kg का मैक्सिमम तब आएगा जब हम 4 में 5 ऐड कर देंगे यानी 9। फिर 1 kg का मिनिमम कब आएगा, तो 1 kg का मिनिमम आएगा जब हम -4 में +5 करेंगे यानी कि 1 मीटर/सेकेंड। यही निकाला ना। यस सर, एक्स मैक्स √24/10 आ रहा है। एक्स मैक्स आ रहा है √24/10। सर 10 अलग है, अंडर में नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम 2 kg का लिखें, 2 kg का मैक्सिमम वेलोसिटी, तो 2 kg का मैक्सिमम होगा जब हम 2 में 5 ऐड करेंगे यानी कि 7 मीटर/सेकेंड, क्यों भाई? और 2 kg का मिनिमम क्या आएगा, 2 kg का मिनिमम आएगा जब हम -2 में +5 करेंगे यानी कि 3 मीटर/सेकेंड। ये दोनों आंसर यही निकाले थे। यस सर। तो 2-3 टाइप के और इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो ये वर्बली होने लगेंगे। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर बता दो मुझे, सॉल्व तो नहीं करना है ना। सर इसमें एक्स मैक्स आ रहा है अंडर में 27/10, पूरा अंडर में। √27/10, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी 2 kg की कितनी आ रही है, मिनिमम वेलोसिटी 2 kg की, मैक्सिमम वेलोसिटी 3 kg की, और मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी 3 kg की। बताइए। इस केस में जब तुम वीसीएम निकालोगे ना, थोड़ा सा अलग है पिछले क्वेश्चन से ये। इस केस में जब तुम वीसीएम निकालोगे तो वीसीएम आएगा 2 × 10 - 3 × 5 एंड डिवाइडेड बाई 2 + 3। 1 मीटर/सेकेंड। तो अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम लिखेंगे इनके वेलोसिटीज, विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम, तो 2 kg की वेलोसिटी का जो रेंज आएगा कितना आएगा, -9 से +9, क्यों भाई? और 3 kg की वेलोसिटी का जो रेंज आएगा, 3 kg की वेलोसिटी का रेंज क्या आएगा, तो ये आएगा -6 से +6। बोलो
तो अब जब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालोगे तो मैक्सिमम के लिए तो इसमें 9 + 1 कर देंगे यानी 10, 3 kg के लिए मैक्सिमम के लिए 6 + 1 यानी कि 7। सर वो -6 कैसे? हाँ सर वो 3 kg की -6 कैसे सर? भाई 5 उसका लेफ्ट में है ना, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे तो 6 नजर आएगा ना लेफ्ट में। सेंटर ऑफ मास राइट में जा रहा है 1 से, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जब तुम बी को देखोगे तो 6 लेफ्ट में नजर नहीं आएगा। सर वो बी तो सर लेफ्ट में आ रहा है ना सर 5 से। हाँ तो तुम उसको राइट वाले में, राइट पे बैठ के देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास राइट में जा रहा है ना। तो अगर तुम उसको 1 से राइट में बैठ के देखोगे तो ये वैल्यू 6 नहीं हो जाएगी अपोजिट होने की वजह से। और मिनिमम इन दोनों ही केस में 0 आएगा। क्यों भाई? यस सर, यस सर। आएगा क्योंकि जो VCM है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि बीच में तो ये कहीं ना कहीं -1 आएगा ही ना, और ये भी बीच में कहीं ना कहीं -1 आएगा। तो जब ये वैल्यू -1 होगी तब 0 होगा ग्राउंड से, और जब ये वैल्यू -1 होगी तो वो 0 होगा ग्राउंड से। तो मिनिमम इन दोनों ही केस में 0 बनेगा। क्लियर है? बताइए। अरे यही नहीं समझ में आया 0 कैसे हुआ। देखो ये जो लिखा है ना -9 से +9, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो जो 2 kg है वो ऑसिलेट हो रहा है, और ऑसिलेशन में उसकी जो स्पीड चेंज हो रही है वो -9 से लेके +9 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये लिखी हुई है सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसको ग्राउंड पे कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये +1 करना पड़ेगा। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि इस फंक्शन में तुमको 1 ऐड करना है, तो इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू में ऐड करो जिससे मिनिमम स्पीड बचे? -9 में करेंगे तो -8 बचेगा। स्पीड तो 8 हो गई ना, सही है सर। हाँ ठीक है सर। तो 8 हो गई ना, तो ये फंक्शन बीच में -1 होगा या नहीं होगा कहीं पे? यस सर। जब ये फंक्शन बीच में -1 होगा तो उसमें जब +1 करोगे तो 0 आ जाएगा। यस पिछले सर समझ। में ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों सर नहीं? अगर वेलोसिटी पूछेंगे तो हम लोग -8 लिखेंगे ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, अब डायरेक्शन का है, सिंपली वैल्यू 2 लिखोगे। ठीक है सर। मतलब जब ये ऑसिलेट कर रहे होंगे तो एक मोमेंट पे दोनों रुक जाएंगे एक मोमेंट पे दोनों रुकेंगे और साथ में रुकेंगे सर, क्योंकि मोमेंटम 0 होना है। तुम ये बताओ, साथ में नहीं रुकेंगे? साथ में नहीं रुकेंगे, साथ में रुकेंगे। साथ में रुक जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस टाइम पे 0 हो जाएगी, लेकिन वो है नहीं तो वैसा हो नहीं सकता। साथ में नहीं आएंगे, दोनों इंस्टेंट अलग अलग होंगे। यस सर। एक बार फिर से करके देख लेना ये क्वेश्चंस अपने आप। अब इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में फोर्स जो है वो अनइक्वल लग रहे हैं। अनइक्वल फोर्स लगने का मतलब ये हुआ कि इस केस में एफ नेट 0 नहीं है, यानी कुछ फोर्स लग रहा है, और एफ नेट 0 नहीं होने की वजह से इस सिस्टम का कुछ एक्सीलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अगर हम निकालें और मान लें कि F2 जो है वो F1 से बड़ा है, तो इसको ये लिख सकते हैं F2 - F1 अपॉन M1 + M2। और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ आया? राइट साइड में। बोलो। और फिर से हम इस सिस्टम को ड्रॉ करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम। देखना जरा ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम। ये हो गया M1, ये हो गया M2, और मान लेते हैं कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ है और हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे बैठने से पहले दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहे थे वो लगा देते हैं। तो इसके ऊपर F1 इधर, इसके ऊपर F2 इधर। ठीक है, और अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास कैसा फ्रेम है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? इस केस में, इस क्वेश्चन में नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल है तो हमें उसमें सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। सूडो किधर लगाएंगे? तो सूडो लगाएंगे उसके एक्सीलरेशन के अपोजिट। तो इस पे सूडो लगेगा M1 × ACM लेफ्ट में, और इस पे सूडो लगेगा M2 ×
ACM लेफ्ट में। अभी इस वक्त ये दोनों नेचुरल लेंथ में है, मतलब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के क्या नजर आएगा, तो या तो ये दोनों दूर जा रहे होंगे या ये दोनों पास आ रहे होंगे, दो ही सिचुएशन है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये इधर गया x1 और ये इधर गया x2। इस वक्त इनकी वेलोसिटी 0 थी जब स्टार्ट हुए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे पहुंचेंगे तब भी इनकी वेलोसिटी 0 होगी। मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अभी भी मोशन हमको वैसे ही नजर आएगा, ऑसिलेटिंग। तो अभी रेस्ट से स्टार्ट हुए, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जब आएंगे तब फिर से रेस्ट पे होंगे। तो मैंने मान लिया m1 गया x1 और m2 गया x2। तो अब क्योंकि फोर्सेस लग रहे हैं तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग ये बोलेंगे वर्क डन बाई F1 प्लस वर्क डन बाई M1 ACM प्लस वर्क डन बाई F2 प्लस वर्क डन बाई M2 ACM प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस बार 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियली भी रेस्ट पे है और फाइनली भी रेस्ट पे है। बाकी सबका वर्क डन लिखो। F1 का वर्क कितना होगा, तो F1 जो है वो x1 की डायरेक्शन में है तो प्लस F1 x1। M1 ACM का वर्क भी M1 ACM इंटू x1 होगा। F2 का वर्क भी F2 x2 होगा और M2 ACM का जो वर्क होगा वो माइनस में होगा, तो माइनस M2 ACM इंटू x2। और स्प्रिंग का वर्क कैसे लिखते हैं याद है, हाफ के क्या होता है, हाफ के x इनिशियल स्क्वायर x इनिशियल माइनस x फाइनल। x फाइनल। तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन बाद में x1 प्लस x2 हो जाएगा। अब तुम्हें एक काम ये करना है, ACM की वैल्यू रखनी है यहाँ पे ऊपर से उठा के और थोड़ा सॉल्व करना है। और खास बात ये आएगी कि जब तुम सॉल्व करोगे तो x1 प्लस x2 पूरा का पूरा कंबाइंड कॉमन आ जाएगा। मतलब हमें x1 x2 अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा x1 प्लस x2 एक साथ आ जाएगा ACM रखने के बाद। तो जरा सॉल्व करके देखो और x1 प्लस x2 निकालना है हमको। करो जरा इसको कंप्लीट। इसमें ACM रखने के बाद क्या होगा ना, ये x1 प्लस x2 पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू कंबाइन मिल जाएगी हमें पूरी की पूरी, और यही मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। और वो थोड़ा सॉल्व करो तो बता दो क्या आता है फिर, किया है तो। सॉल्व करके जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 2 टाइम्स M1 F2 प्लस M2 F1 अपॉन K M1 प्लस M2। बताओ आ रहा है किसी का ये? कुछ डाउट है इसमें तो बताइए। ACM की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो ऊपर निकाली हुई है, और उसके बाद देखोगे तो x1 प्लस x2 पूरे इक्वेशन से कॉमन आ जाएगा। तो एक x1 प्लस x2 तो 0 से के साथ कैंसिल हो जाएगा, दूसरा जो x1 प्लस x2 होगा उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। और भी थे ना क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन ये था, shell flying with velocity 500 meter per second burst into 3 identical fragments
so that kinetic energy of system increases 1.5 times. So what maximum velocity can one of the fragment obtain? यानी एक कैपिटल एम है और ये कैपिटल एम 500 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, एंड 3 आइडेंटिकल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है. एंड व्हाट मैक्सिमम वेलोसिटी कैन वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन? यानी m/3 के 3 टुकड़े हो गए. ठीक है, तो हर एक का कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि हर एक जो है वो v स्पीड से जा रहा है, तीनों आइडेंटिकल है, बट लेकिन 500 से पहले जा रहे थे, तो जरूरी नहीं कि तीनों आइडेंटिकल, रेस्ट पे थोड़े ना है. हाँ, क्या कहेंगे इसमें? सर ये कह सकते हैं कि सर ये 2 को स्टॉप कर दें. 2 को स्टॉप कर दें, करेक्ट. तो सर तीसरे वाले की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी. तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लो 2 को तुम तीसरे वाले की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी. आइडेंटिकल वेलोसिटीज क्यों नहीं हो सकती? हाँ, क्या बोल रहे थे? सर तीनों की आइडेंटिकल वेलोसिटीज क्यों नहीं हो सकती? तीनों की आइडेंटिकल इसलिए नहीं होंगी ना, क्योंकि तीनों की आइडेंटिकल अगर लोगे तो मेनली हमें इसको मैक्सिमाइज करना है किसी तरह, मतलब किसी एक फ्रेगमेंट की वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है, तो बाकी 2 की वेलोसिटी किधर ली जाए ये सोचना है. और इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो भी इधर की तरफ होना है, 500. तो देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अगर हम इसी को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम बोले, तो देखो सी फ्रेम पे बैठ के हमको मालूम है कि सिस्टम का नेट वेलोसिटी, मतलब सिस्टम का मोमेंटम 0 होना चाहिए. तो अगर हम इन दोनों को v से पीछे कर दें तो क्या ये वाला जो है ये 2v से आगे आएगा? ये मैक्सिमम स्पीड बनेगी सी फ्रेम से. अगर हम दोनों को पीछे कर दें v स्पीड से तो सी फ्रेम से मैक्सिमम जो आगे वाला होगा वो 2v से जाएगा, इससे ज्यादा सी फ्रेम से वेलोसिटी नहीं बनेगी. और ये जो वेलोसिटी आएगी ये क्योंकि सी फ्रेम से आई है तो इसकी वेलोसिटी में हम VCM ऐड कर सकते हैं. VCM अगर हम ऐड कर देंगे तो ग्राउंड से उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी. बताओ. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी 1.5 टाइम्स हो रही है, हम ऐसे बोल सकते हैं इंक्रीजेस 1.5 टाइम्स. तो जो 0.5 इंक्रीज हुई है वो सी फ्रेम में इंक्रीज हुई है, क्योंकि सी फ्रेम में पहले तो जो काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी. तो जो इंक्रीज हुई है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है. तो देखो बाद में हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर निकालें तो ये आएगा हाफ, क्या लिखेंगे? अब तुम इसमें अलग अलग लिख सकते हो. तो m/3 प्लस m/3 इंटू वी स्क्वायर एंड प्लस हाफ m/3 और इंटू 2v का स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बनेगी. एंड दिस इज हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हाफ m v स्क्वायर. तो तुम इक्वेशन को जरा सॉल्व करो और v की वैल्यू निकालो. तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्रेगमेंट जो है वो 2v प्लस VCM बन जानी चाहिए.
2v प्लस VCM। तो VCM तो हमें मालूम ही है कि 500 था, तो एक तरह से ये 2v प्लस 500 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। जरा कैलकुलेट करो क्या आता है। ठीक है ना, तो यहां से v का वैल्यू निकाला है तो ये आ रहा है 250 मीटर पर सेकेंड, तो ये टोटल 1000 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है ऐसा क्यों किया? ये वाला फिगर क्लियर है ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें एक पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमाइज करनी है, तो हमने क्या किया कि बाकी बचे हुए सिस्टम को लेफ्ट साइड में वेलोसिटी दे दी, जिससे इसके पास ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी राइट साइड में बचेगी। और ये जो फिगर बनाया हुआ ये मैंने सी फ्रेम में बना लिया। तो सी फ्रेम में बनाने का फायदा ये हुआ कि इन दोनों को मैंने जब वी लिया तो इसको डायरेक्टली 2v लिख दिया, क्योंकि सी फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0। और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है इनके पास सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, वो वही एनर्जी है जो पहले वाली एनर्जी का 50% बढ़ गई है, 1.5 टाइम्स हो गई है, यानी 0.5 टाइम्स बढ़ी है। तो जो 0.5 टाइम्स बढ़ी है उसी के इक्वल कर दिया डायरेक्ट। सर यही चीज़ नहीं समझ आ रही सर, ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास आ गया। बेटा ये जो एनर्जी बढ़ रही है बार बार एक्सप्लोजन में, जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही है? बल्क इंक्रीज हो रही है या इंटरनल इंक्रीज हो रही है? इंटरनल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी लिखी है मैंने, ये जो यहाँ पे जो एनर्जी तुमको दिख रही है ये कौन सी एनर्जी है? ये बल्क है कि इंटरनल है? ये इंटरनल है सर। तो मैंने इसी इंटरनल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी, बढ़ी हुई इंटरनल एनर्जी के इक्वल कर दिया। अब बढ़ी हुई तुम कह रहे हो कि हाफ क्यों ली है? अरे 1.5 टाइम्स बढ़ गई है, मतलब इसका यही हुआ ना कि पहले 100 थी बाद में 150 हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बढ़ी हुई है 50 वो ये वाली है। हाँ यस सर। और सर जैसे हम लोग जो m/3 दो पार्टिकल्स पीछे की तरफ v वेलोसिटी से भेज रहे हैं, इनकी वेलोसिटी सर कुछ भी हो सकती है ना, मतलब जरूरी नहीं सेम हो। दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो फिर वो 0 कैसे होगा? नहीं बोलो। मतलब सर हो सकता है m/3 पीछे वाला एक v से जा रहा हो, दूसरा 2v से जा रहा हो, और m/3 जो सामने वाला है वो 3v से जा रहा हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, पूछ रहा हूँ। जरा सोचने दो। तुम कह रहे हो एक का वेलोसिटी v से कम हो जाए, एक का वेलोसिटी v से ज्यादा हो जाए, क्योंकि मास सेम है तो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक बात है। एक्चुअली क्या है ना, हमें 3 करनी ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी 3 की। हम इसको 2 पार्टिकल करके भी कर सकते थे क्वेश्चन को। हम क्या करते कि एक पार्टिकल ले लेते 2m/3 और एक पार्टिकल ले लेते m/3, तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसका जो टोटल मोमेंटम है वो लेफ्ट में कर देना चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग भी पॉसिबल हो सकते थे, ठीक बात है। हाँ यस। ठीक, और देखो मैंने ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास फ्रेम की इसीलिए लेके आया, मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं कि जो है तुम क्लियर कर लो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो क्लियर नहीं होता है जनरली, लेकिन बेनिफिट बहुत है। हाँ नेक्स्ट देखो, अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम ट्रेवलिंग, इसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम, traveling horizontally with a speed 500 passes through a wooden block of mass 10 kg initially at rest, ठीक है, on a level surface. The bullet emerges with a speed 100 and the block slides 20 centimeter on the surface before coming to rest. So what is the friction coefficient? तो देखो before collision ये रहा डायग्राम, after collision ब्लॉक हो गया ये 10 kg, और वो जो बुलेट है वो कितनी स्पीड से आगे जा रही है? बुलेट जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले एक काम करो, इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकालो क्या होगी आफ्टर कोलिजन। तो क्या ये हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं? तो सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे 0.02 इंटू 500 इक्वल टू 0.02 इंटू 100 एंड प्लस 10 इंटू वी। तो यहाँ से वी बताओ, वी कितना आता है? क्यों भाई, पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं, यूजिंग P इक्वल टू कंजर्व।
v कितना आएगा यहाँ से, निकालो। 0.8। 0.02 इंटू 400 एंड डिवाइडेड बाई 10, तो v की वैल्यू आ रही है 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे सोचो कि कोई ब्लॉक है वो v स्पीड से रफ फ्लोर पे चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर को क्या हम लोग v स्क्वायर अपॉन 2μg लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2sg। तो v स्क्वायर का मतलब है 0.8 स्क्वायर और 2s, s का मतलब है 20 सेंटीमीटर, 0.2 और g का मतलब है 10। तो निकालो 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो ये आ रहा है 0.16 मीटर यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो ये मैंने सॉल्व किया है नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब अगर हम इसको यूजिंग सी फ्रेम कहें तो हम इसमें ये बोलेंगे यूजिंग सी फ्रेम, नहीं यूजिंग सी फ्रेम इस बार नहीं, इस बार देखो, हाँ ठीक बात है, इस क्वेश्चन को हम यूजिंग सी फ्रेम शॉर्टकट से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि बाद में जो इनके पास वेलोसिटीज आ रही है ना वो अलग अलग आ रही हैं। अलग अलग वेलोसिटीज आने का मतलब ये हुआ कि अभी इस वक्त इस सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी इंटरनल भी है और बल्क भी है। तो कहने का मतलब है कि इसकी सारी की सारी इंटरनल लॉस नहीं हुई है। हम जब फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये जब तक श्योर ना हो कि बाद में जो एनर्जी बच रही है वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास की एनर्जी बच रही है, तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सारी की सारी इंटरनल बदल जाएगी। तो इस केस में क्योंकि सारी की सारी नहीं बदल रही है तो वो फॉर्मूला हमारे फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ नहीं अप्लाई होगा। नहीं आया। अगर ये बुलेट जो है इसके अंदर एम्बेडेड हो जाती, समझना ध्यान से, अगर ये बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड हो जाती तो हम लोग ये बोलते कि ये कंबाइंड सिस्टम जो है वो सेम वेलोसिटी से जा रहा है। और अगर सेम यस सर। वेलोसिटी से जा रहा होता तो ये जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग बोलते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास बची है, तो जो लॉस हो गई वो कौन सी एनर्जी होती, वो इंटरनल होती। लेकिन क्योंकि इस बार वेलोसिटी अलग अलग है तो बाद में भी इंटरनल है, पहले भी थी इंटरनल, तो इसका मतलब इंटरनल सारी लॉस नहीं हुई है, थोड़ी इंटरनल लॉस हुई है। अब थोड़ी लॉस हुई है तो ये तो मालूम नहीं कितनी लॉस हुई है, कितना फ्रैक्शन, तो हम डायरेक्ट नहीं फिर कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में जहां फाइनल वेलोसिटी सेम हो जा रही थी वहां इंटरनल वेलोसिटी सेम थी, तो इंटरनल वेलोसिटी अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं सारी की सारी इंटरनल एनर्जी लॉस हो गई है, ठीक है ना। जैसे वो पहला यस वाला सर। क्वेश्चन था स्प्रिंग वाला। यस सर। और एक और क्वेश्चन था वो भी कर लो डिस्कस। इस क्वेश्चन में अ स्मॉल डिस्क ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ हिल विदाउट इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो स्मूथ हिल है, तो यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अंडर रूट 2gh। हो जाएगी। इसके बाद वो फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में। तो ध्यान रखना बाद में क्या होगा, बाद में जब ये इसके ऊपर स्लाइड कर रही होगी ना बॉल, तो इस बॉल के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और प्लैंक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो बाद में कह रहा है कि टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हुआ। तो ये बताओ फाइनली, ऐसे बोल सकते हैं कि फाइनली ये दोनों जो है सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे होंगे, ये बताओ। फाइनली जब ये ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट पे आ जाएगा तो ये दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे होंगे, और सेम वेलोसिटी से क्योंकि जा रहे हैं तो इसका मतलब है जो एनर्जी है इनके पास वो कौन सी एनर्जी है, तो वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो फ्रिक्शन में लॉस कौन सी हो गई है, तो फ्रिक्शन में जो लॉस हुई है वो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल वाली है जो फ्रिक्शन में लॉस हो चुकी है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंटरनल।
क्योंकि बल्क एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। और काइनेटिक एनर्जी इंटरनल कैसे लिखेंगे, तो हाफ म्यू, तो माइनस में होगा हाफ म्यू, म्यू क्या लिखेंगे, स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, एंड वी रिलेटिव स्क्वायर, तो वी रिलेटिव को लिखेंगे अंडर रूट 2gh माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये देख लो क्या आएगा, तो माइनस एम एम जी एच और अपॉन एम प्लस एम, बस। तो हमें ना तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ा, ना एनर्जी कंजर्वेशन, कुछ भी नहीं करना पड़ा। फ्रिक्शन में जो लॉस हुआ है वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी हुआ है। तो सारा क्यों हुआ है ये डिसाइड कैसे किया, तो ये ऐसे डिसाइड किया क्योंकि बाद में जो वेलोसिटीज होंगी फाइनली दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएंगी। जब तब तक स्लिपिंग होगी जब तक वेलोसिटी दोनों की कॉमन नहीं हो जाती है। कॉमन वेलोसिटी आने के बाद जो एनर्जी है इसके पास वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है? सर ये क्वेश्चन अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम से करते तो क्या सोचते? तो ग्राउंड फ्रेम से करते तो हम लोग क्या करते, इसका इनिशियल मोमेंटम है m इंटू रूट 2gh, इनका फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करते तो तुमको ये v पता चल जाता, और v पता चल जाता तो उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते। यस सर। फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालते। अभी हमने डायरेक्टली इंटरनल पे कमेंट कर दिया है कि जो चेंज हुई है वो इंटरनल ही है। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं इसमें आगे और कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं आज, नेक्स्ट वीक से कर देंगे स्टार्ट। कोलिजन बचा हुआ है सिर्फ इसमें, बाकी आप यहां तक का काम कंप्लीट कर लो। ठीक है।